वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का पूरा सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा सेशन, पूरा जो जितना सारा बुक है आज से हम पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का चैप्टर का नाम है चैप्टर 6, क्लास 8 की जो हिस्ट्री का बुक है, सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेशन द नेशन। तो इस चैप्टर का थोड़ा बहुत पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में। देखिए, अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो सिर्फ क्या उन लोगों को यही कामना थी कि वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना ट्रेड बनाएंगे? सिर्फ नहीं, ये उन लोगों का एकमात्र मोटिव नहीं था। वो लोग ये भी चाहते थे कि हम लोगों को सिविलाइज करना है। इसीलिए वो एडुकेशन सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर में हो, वहाँ पर भी वो लोग डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो यही लेके ये वाला चैप्टर लिखा हुआ है। एडुकेशन में उन लोगों ने क्या क्या डेवलप करना चाहा। तो पहले देखिए क्या लिखा है। In the early chapter you have seen British rules affected राजाज एंड नवाब्स, पीजान्स एंड ट्राइबल्स। आप लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं कि जो ब्रिटिश रूल थे वो अफेक्टेड हुए हैं। किसको अफेक्ट किया है उन लोगों ने? किसने ब्रिटिश रूल को अफेक्ट किया है? राजा, नवाब, जो चासी व कृषक थे, जो ट्राइबल्स थे, उन लोगों ने ब्रिटिश रूल को अफेक्ट किया। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट implication it had for the lives of the students। तो उन समय जो स्टूडेंट्स थे, कौन थे? जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हुआ वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only टेरिटोरियल कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश सब जब आए थे, ब्रिटिश राज जब भारत में आए थे, उन लोगों का सिर्फ यही मोटिव नहीं था कि वो यहाँ पर अपना टेरिटोरियल कंक्वेस्ट बनाएंगे और यहाँ का जो रेवेन्यू है वो सब कलेक्ट कर लेंगे, वो सब लिपट लेंगे। और तो और दे ऑल्सो फेल्ड दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। उन लोगों को ये लगता था कि वो लोग बहुत सिविलाइज्ड है और उन लोगों को हम लोगों की देश का जो कस्टम्स है, जो वैल्यू है, वो चेंज करना चाहिए। व्हाट चेंजेस वेर टू बी इंट्रोड्यूस? तो कौन सा वाला चेंज उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है? हाउ वेर इंडियंस टू बी एजुकेटेड? भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए? सिविलाइज्ड, कैसे उन लोगों को सिविलाइज्ड किया जाए? एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेर गुड सब्जेक्ट्स। और जो वो समझते थे कि जो बहुत अच्छा विषय है, वो कैसे भारतीयों को उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाए। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स। और बहुत सदियों तक, बहुत वर्ष तक उन लोगों के बीच इसका कोई आंसर तो नहीं था, लेकिन वो डिबेट करते रहे। नेक्स्ट, हाउ द ब्रिटिश शॉ द एडुकेशन। अभी उन लोगों के समय में एडुकेशन में शिक्षा कैसा था? लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डीड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द एडुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years। चलिए अभी हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे आइडिया एडुकेशन में लाए थे, और वो भी 200 साल तक यहाँ पर विराज करने के समय में। In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated। और अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे हम लोग ब्रिटिशों का आइडिया हम लोगों ने एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट कर दिया, या फिर अपना कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे यूज़ किए। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म।
इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स 1783 में अराइव्ड इन कलकत्ता। कहाँ पर आए थे? कलकत्ता में आए थे। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों ने सेटअप किया था। उन सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? विलियम जोन्स थे। कौन सी शताब्दी में? 1783 में। ठीक है। In addition to bringing an expert in law, John was linguistic. वो तो सिर्फ लॉ में एक्सपर्ट ही नहीं थे, जॉन क्या थे? लिंग्विस्ट भी थे। अभी जानते हैं कि लिंग्विस्ट के बारे में। लिंग्विस्ट क्या कहते हैं? समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं, उनको लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट भी है। He had studied the Greek and Latin in Oxford, knew French and English. तो वो कौन से भाषा देखिए जानते थे? ग्रीक जानते थे, लैटिन और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने सीखा है ग्रीक और लैटिन को, और तो और वो उनको फ्रेंच भी आता था, इंग्लिश तो आता ही था। हैड पिक्ड अप द अरबिक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड ऑल्सो लर्न पर्शियन। तो उन्होंने अरबी भी अपने दोस्त के सहायता के साथ सीखा था, और वो पार्सी भी उनको पता था। एट कैलकाटा ही बिगैन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे विद पंडित्स who taught him subtitles of Sanskrit language and grammar। और तो और जब वो कलकत्ता में थे तब वहाँ का जो पंडित थे, उन पंडितों के साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया और संस्कृत भाषा को उन्होंने सीख लिया। उसका जो ग्रामर है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया। ये वाला आप फोटो देख सकते हैं। ये जो है ये है विलियम जोन्स, ये जो है विलियम जोन्स है। और ये देखिए वो संस्कृत सीख रहे हैं। ठीक है, संस्कृत नहीं, पारसी। क्या सीख रहे हैं वो? पारसी। विलियम जोन्स लर्निंग पारसी। तो अभी नेक्स्ट देखिए, और तो और ग्रामर संस्कृत के साथ उन्होंने पोइट्री भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। सून ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, लॉ, फिलोसफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। और तो और उन्होंने फिलोसफी, लॉ, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी सब के बारे में उन्होंने सीख लिया था। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वेर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट दैट टाइम। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक, क्या नाम था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड Englishmen Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English। तो जॉन जो थे, विलियम जोन्स जो थे, वो तो बहुत सारे भाषा सीख रहे थे और उनको तब इंटरेस्ट आया किसके बारे में? इनको कलकत्ता में जब वो रह रहे थे तब उनको इंटरेस्ट आया भारतीय संस्कृति की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में उनको बहुत आग्रह हुआ। इंग्लिश में लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नाथानियल हलहेड। और तो जो कोलब्रुक है और नाथानियल हलहेड है वो भी बहुत बिजी थे। किस लिए बिजी थे? एंशिएंट इंडिया का जो हेरिटेज है और भारतीय जो लैंग्वेज है, और तो और जो संस्कृत और पर्शियन वर्ड को वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तब जोन्स सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। तो ये वाला जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्थापना किया था? विलियम जोन्स में एग्जाम में आता है। और ये ईयर कौन सा था? 1784 विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को प्रतिष्ठा किया था। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था 1784 में। और तो और एशियाटिक रिसर्चर्स भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट देखिए,
Jones and Colebrooke came to represent a particular attitude towards the India. वो लोग भारत में रहे थे, उन लोगों का और एक भी मोटिव था, उन लोगों का एटीट्यूड कुछ अलग था. They shared a deep respect for the ancient cultures both of India and the West. भारतीय इंडिया, भारत और पश्चिम दोनों देश का जो कल्चर है, दोनों को बहुत सम्मान करते थे. Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. वो लोग ये मानते थे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो प्राचीन में, एंशिएंट में बहुत वो डेवलप था, लेकिन जितना दिन चला गया, डे बाय डे वो घटता चला गया, डिक्लाइन होता लगा. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. तो अभी भारत कैसा था ये समझने के लिए जो एंशिएंट पीरियड में जो टेक्स्ट होता था ना, उसको डिस्कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया. फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम. क्यों प्राचीन भारत का जो टेक्स्ट था वो तभी डिस्कवर करने का मोटिव हो गया. क्यों वो लोग डिस्कवर करना चाहते थे? तभी उन लोगों को पता चलेगा कि कौन सा हिंदू और मुस्लिम के बीच कौन सा लॉ था, हिंदू और मुस्लिम के बीच कौन सा कल्चर था. ये जानने के लिए वो लोग उत्साहित हो गए. ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फ्रॉम द बेसिस फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. और वो स्टडी से उन लोगों को लगा कि वो भारत का जो फ्यूचर है वो डेवलप कर सकते थे. So Jones and Colebrooke went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others. तो जॉन्स मतलब विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक ने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टेक्स्ट है वो लोग आविष्कार करने लगे. और उन लोगों को लगा कि अगर वो सारे टेक्स्ट को डिस्कवर कर लेंगे, उसको ट्रांसलेट भी कर लेंगे और उनका जो मतलब है, लोगों का जो मीनिंग है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो उन लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा कल्चर के बारे में पता चल जाएगा. This project they believed would not only help the British learn from Indian culture but it would also help the Indians rediscover their own heritage, understand the lost glories of their past. और उन लोगों को ये भी लगा कि ब्रिटिश इसकी वजह से सिर्फ इंडियन का जो कल्चर है, प्राचीन वाला जो कल्चर है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन जो भारतीय है, जो भारत के वासियाँ हैं, वो भी सीखेंगे कि उन लोगों को प्राचीन में वो लोग क्या क्या काम करते थे. उन लोगों का हेरिटेज बहुत सुंदर था, ये भी वो लोग जानेंगे. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as the master. तो ब्रिटिश खुद को क्या समझने लगे कि वो ये प्रोसेस में इंडियन कल्चर के गर्जन बन गए. वो लोग इंडियन कल्चर के गर्जन बन गए और वो मास्टर्स भी हो गए. Influenced by such ideas, many company officials argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. ये सब सोचने के बाद बहुत सारे कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो लोग इस बात पे सहमति दिए कि इंडियन को वेस्टर्न लर्निंग के अलावा इंडियन का जो पुराना वाला कल्चर है वही उन लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, उसमें ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian. तो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन लोग सोचने लगे कि इंडिया में अभी बहुत इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठा करना होगा. इंस्टीट्यूशन में क्या सिखाया जाएगा? संस्कृत और पार्शियन और लिटरेचर, संस्कृत पार्शियन लिटरेचर और पोएट्री सिखाया जाएगा. द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught that they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were aligned to them. हिंदू और मुस्लिम सबको अपना अपना कल्चर भी सिखाना पड़ेगा वो इंस्टीट्यूशन में. Only then they believed
The British hoped to win a place in the hearts of the natives. Only then could the aligned rulers expect to be respected by their subject. तो ब्रिटिश थे ना, अपने चाल में वो बहुत व्यस्त थे। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर भारतीय को ये सिखा दें कि तुम लोगों का कल्चर देखो कितना सुंदर है, तुम लोगों का पुराना वाला कल्चर कितना सुंदर है, तुम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, तुम एक्सेप्ट करो, तभी तो तुम लोग आगे बढ़ोगे। जब ब्रिटिशों के मन में यही सब था कि अगर हम उनको ये वाला सीख देंगे तो हमको वो सोचेंगे कि नहीं, ये ब्रिटिश हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त है। तब देखिए, विथ दिस ऑब्जेक्ट in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of the Arabic, Persian and Islamic law. और इसी के चलते माद्रासा 1781 में, कब 1781 में कलकत्ता में माद्रासा बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ। क्या, किस लिए? देखिए, अरबिक और पार्शियन और इस्लामिक लैंग्वेज वहाँ पे सिखाया जाता था। और तो और जो हिंदू कॉलेज हैं वॉज इस्टेब्लिश्ड इन Benares in 1791 to encourage the study of the ancient Sanskrit texts that would be useful in the administration of the country. और तो और 1791 में बनारस में एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। किसके लिए वो किया गया था? कि एंशिएंट संस्कृत वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।